नमस्कार दोस्तों, देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लोकसभा इलेक्शन चल रहा है और कर्नाटक के अंदर मुस्लिम कोटे को लेकर, मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर, मुस्लिम आरक्षण को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। ऐसा हमेशा होता है, जब कोई चुनाव होता है, इलेक्शन होता है तो कोई ना कोई मुद्दा बन जाता है। तो इस बार कर्नाटक में मुस्लिम कोटे को लेकर, मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर सियासत थोड़ी गर्मा गई है। हम सब जानते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज एनसीबीसी ने कर्नाटक सरकार से डिटेल रिपोर्ट मांगी है कि कैसे कर्नाटक सरकार ने पूरे के पूरे मुस्लिम समुदाय को सोशली, सामाजिक रूप से और एजुकेशनली, शैक्षणिक रूप से बैकवर्ड मानकर, पिछड़ा मानकर ओबीसी कैटेगरी में शामिल करके इनको 4% का रिजर्वेशन दे दिया है। और एनसीबीसी ने, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज ने, जो कर्नाटक सरकार का चीफ सेक्रेटरी होता है, जो मुख्य सचिव होता है, उसको समन भेजा है, बुलावा भेजा है और उससे डिटेल रिपोर्ट मांगी है कि किस आधार पर आपने पूरे के पूरे मुस्लिम समुदाय को शैक्षणिक रूप से, एजुकेशनली और सामाजिक रूप से सोशली बैकवर्ड मानकर ओबीसी कैटेगरी में शामिल करके इनको 4% का रिजर्वेशन दे दिया है। अब यहां पर मुझे एक थोड़ी सी बात मैं आपको बता देता हूं। हम कई बार पढ़ते हैं पॉलिटी में, यह एक संवैधानिक संस्था है, एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वो सभी संस्थाएं, वो सभी निकाय, वो सभी बॉडीज जिनका जिक्र संविधान के किसी न किसी आर्टिकल में मिलता है, उनको हम संवैधानिक संस्थाएं या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का जिक्र आपको संविधान के अनुच्छेद 338 में मिल जाएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का जिक्र आपको संविधान के अनुच्छेद 338A में मिल जाएगा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जिक्र आपको संविधान के अनुच्छेद 338B में मिल जाएगा। तो कमीशन या आयोग बनाया इसलिए जाता है एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, ताकि इस पर्टिकुलर समाज पर, इस कम्युनिटी पर इनका ध्यान हो कि अभी भी अगर समाज के किसी जाति का, वर्ग का अगर विकास नहीं हो पाया, डेवलपमेंट नहीं हो पाया, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो उनको किस प्रकार आगे लाया जाए, उनको किस प्रकार उनका सामाजिक और आर्थिक विकास किया जाए, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए बाकी जातियों के साथ कंपैरिजन के लिए। तो एनसीबीसी संवैधानिक संस्था है और जब एनसीबीसी ने ऐसा कहा कि किस आधार पर कर्नाटक सरकार ने रिजर्वेशन दे दिया मुस्लिम समुदाय को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करके, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फिर यहां पर कुछ बोला है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के अंदर रैली कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि देखो भाई, कांग्रेस सरकार ओबीसी समुदाय की दुश्मन है। कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर से ये जो मुस्लिम समुदाय है इसको कर्नाटक के अंदर ओबीसी कैटेगरी में शामिल करके इसको रिजर्वेशन देकर, धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन देकर संविधान का उल्लंघन किया है। और फिर से कर्नाटक सरकार ने, जो कांग्रेस गवर्नमेंट कर्नाटक में है, उसने मुस्लिम समुदाय को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करके उनको रिजर्वेशन देके ओबीसी के बाकी समुदाय को इन महत्वपूर्ण डेवलपमेंट से वंचित कर दिया है, दूर कर दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको धार्मिक आरक्षण करार दिया है। इसका पलटवार करते हुए जो कर्नाटक के जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, जो चीफ मिनिस्टर है कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है सिद्धरमैया ने यह कहा कि यह सरासर झूठ है, बिल्कुल झूठ है। और मैं एक सवाल दागता हूं, क्या एचडी देवगौड़ा अभी भी इस बात पर कायम है या वो बीजेपी के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं? अब सिद्धरमैया ने ऐसा क्यों कहा कि क्या एचडी देवगौड़ा का नाम सामने क्यों आ रहा है? क्योंकि एचडी देवगौड़ा ने आज से 29 साल पहले रिजर्वेशन दिया था। आज से 29 ईयर्स पहले एचडी देवगौड़ा ने ही रिजर्वेशन दिया था। और आपको पता है कि सेंटर में जो गवर्नमेंट चल रही है, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार, उसमें एचडी देवगौड़ा की पार्टी भी शामिल है, जनता दल सेक्युलर। तो एचडी देवगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर है, ये बीजेपी के साथ गठबंधन करके इस वक्त केंद्र में सरकार चला रही है। तो सिद्धरमैया ने यह कहा कि आज से 29 साल पहले एचडी देवगौड़ा ने ही रिजर्वेशन दिया था, 4% आरक्षण मुस्लिम समुदाय को कर्नाटक में। क्या वो आत्म इस बात पर कायम है या बीजेपी के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों कहा कि यह धार्मिक आरक्षण है? क्या हमारे संविधान में इस बात का कहीं पर जिक्र है कि धार्मिक आरक्षण, धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है? और एचडी देवगौड़ा का नाम बार बार बीच में क्यों हो रहा है? क्या यह सारा का सारा मामला, इसको डिटेल में समझते हैं। कर्नाटक अकेला राज्य नहीं है जिसने मुस्लिम समुदाय को ओबीसी कैटेगरी में डालकर ओबीसी कैटेगरी के अंदर आरक्षण दे रखा है। कर्नाटक समेत 5 ऐसे राज्य हैं भारत में जिन्होंने मुस्लिम समुदाय को ओबीसी कैटेगरी में डाल रखा है और इनको रिजर्वेशन दे रखा है ओबीसी के अंदर। और ये 5
राज्य साउथ के हैं, एक तो है कर्नाटक, एक है तेलंगाना, एक है आंध्र प्रदेश, एक है तमिलनाडु और एक है केरल। ये जो 5 साउथ इंडिया के स्टेट हैं जिनको आप कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला कहते हैं, इन 5 राज्यों ने मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम कम्युनिटी को ओबीसी कैटेगरी में डाल रखा है और इनको फिर रिजर्वेशन दे रखा है। और अभी देखो, जब तेलंगाना में विधानसभा का चुनाव था तो तेलंगाना में मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण दे रखा है ओबीसी कैटेगरी में डालकर, क्योंकि इनको पिछड़ा वर्ग में बताया जा चुका है। तो यहां पर चंद्रशेखर राव ने वहां पर भी किया था कि मैं 4% से बढ़ाकर जो मुस्लिम रिजर्वेशन है तेलंगाना के अंदर किसका, मुस्लिम समुदाय का ओबीसी कैटेगरी में, वो उसको 12% करने वाला हूं। उस वक्त भी काफी गरमाया था। अगर हम बात करें हमारे संविधान में कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन दिया जाए, रिलीजियस बेस पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस बात का जिक्र आपको मिलेगा अनुच्छेद 16(4) में, और अनुच्छेद 16(4) में आर्टिकल 16(4) में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी जातियां, जो भी समुदाय एसटी और एससी के अलावा, एसटी और एससी तो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, इनको तो रिजर्वेशन का प्रावधान है ही, लेकिन 16(4) में इस बात का भी प्रावधान है कि एसटी और एससी के अलावा कोई भी ऐसी जाति, कोई भी ऐसी कम्युनिटी जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है, सोशली और इकोनॉमिकली बैकग्राउंडेड है, सोशली और एजुकेशनली बैकग्राउंडेड है, उसका आप ओबीसी कैटेगरी में शामिल करो और उसको रिजर्वेशन देकर उसका सामाजिक और आर्थिक विकास कर सकते हैं। तो संविधान में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग को, किसी भी वर्ग को ओबीसी कैटेगरी में डालो, पिछड़े वर्ग में डालो और इसको आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो इस आधार पर कर्नाटक गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दे रखा है। और इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि बात कुछ ऐसी है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन दिया जाए। उसमें यह लिखा हुआ है कि जो जातियां पिछड़ी हुई है, जिनका डेवलपमेंट है, विकास नहीं हो पाया है, सामाजिक और आर्थिक रूप से पीछे हैं, उनको आप आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन दे सकते हैं। अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। सबसे पहले आपको एक कमीशन की समझना चाहिए, चिन्नप्पा रेड्डी कमीशन। चिन्नप्पा रेड्डी कमीशन एक रिपोर्ट तैयार करता है कर्नाटक के अंदर 12 से 13% के आसपास मुस्लिम समुदाय है। लगभग 12 से 13% के बीच में मुस्लिम समुदाय वहां पर मौजूद है। और चिन्नप्पा रेड्डी साहब ये हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं, ये पूर्व हाई कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं। इनको काम सौंपा गया कि आप इस बात का पता लगाओ क्या कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय पिछड़ा हुआ है, और अगर पिछड़ा होता है तो उसको क्या हम ओबीसी कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं, और अगर ओबीसी कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं तो उनको कितना % रिजर्वेशन देना चाहिए। तो जब कर्नाटक असेंबली का चुनाव हो रहा था 1989 में जब कर्नाटक विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उससे पहले इन्होंने, किसने, चिन्नप्पा रेड्डी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट में यह बोला कि 12 से 13% कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय है, तो इनको ओबीसी की 2B कैटेगरी के अंदर 4% रिजर्वेशन दे देना चाहिए। यह इस कमीशन की रिपोर्ट है। और इस कमीशन को एक और नाम से जाना जाता है, कर्नाटक थर्ड बैकवर्ड क्लास कमीशन भी कहते हैं। कर्नाटक का थर्ड बैकवर्ड क्लास कमीशन या चिन्नप्पा रेड्डी कमीशन, जिन्होंने 1989 में कर्नाटक की विधानसभा के इलेक्शन से पहले रिपोर्ट पेश की और 12 से 13% यहां पर कर्नाटक के अंदर मुस्लिम समुदाय है, तो इनको 4% ओबीसी की 2B कैटेगरी में रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। अब ये 2B कैटेगरी क्या है, ये अभी आपको समझ में आने वाला है। उसके बाद की अगर हम बात करें तो फिर 2 मुख्यमंत्री, एक तो कांग्रेस सरकार से मुख्यमंत्री बनते हैं वीरप्पा मोइली सबसे पहले इस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर थोड़ा काम करेंगे। बात है 20 अप्रैल 1994 की। 20 अप्रैल 1994 को वीरप्पा मोइली इस टाइम पे कर्नाटक के मुख्यमंत्री है, कांग्रेस सरकार से बिलोंग करते हैं। इन्होंने कहा कि हम 6% आरक्षण देंगे। और किस किस को 6% आरक्षण देंगे, इस बात को थोड़ा आप डिटेल में समझोगे। 6% आरक्षण, देखो एक तो मुस्लिम समुदाय और एक क्रिश्चियन और एक बौद्ध। देखो एससी समुदाय पहले कर्नाटक में हुआ करता था अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जाति या एससी समुदाय का बाद में कन्वर्जन हो गया और इन्होंने, कुछ लोगों ने तो क्रिश्चियनिटी को अपना लिया, ईसाई धर्म को अपना लिया, और कुछ लोगों ने यहां पर बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली ने 20 अप्रैल 1994 को एक ऑर्डर जारी किया और बोला कि हम 6% रिजर्वेशन देंगे, जिसमें मुस्लिम समुदाय होगा, एससी के वो लोग जो कन्वर्ट होकर ईसाई बन चुके हैं, एससी कैटेगरी के वो लोग जो कन्वर्ट होकर बौद्ध बन चुके हैं, इनको हम 6% रिजर्वेशन देंगे। और उसमें से 4% रिजर्वेशन तो मुस्लिम समुदाय को और बचा हुआ 2% रिजर्वेशन ईसाई और बौद्ध लोगों को दिया जाएगा। तो 6% रिजर्वेशन की बात की किसने, वीरप्पा मोइली ने। मुस्लिम समुदाय,
ईसाई समुदाय जो एससी से कन्वर्ट होकर ईसाई बने हैं और बौद्ध समुदाय जो एससी से कन्वर्ट होकर बौद्ध बने, इनको टोटल 6% रिजर्वेशन दिया जाएगा और 6% में से 4% रिजर्वेशन किसको दिया जाएगा? मुस्लिम समुदाय को। बचा हुआ 2% रिजर्वेशन ईसाई और बौद्ध जो मार्जिनाइज्ड हैं, जो माइनॉरिटी में है, जो एससी से कन्वर्ट होकर ईसाई या बौद्ध बने हैं। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप आरक्षण दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरक्षण की लिमिट 50% से ज्यादा क्रॉस नहीं होनी चाहिए, 50% से ज्यादा आरक्षण ना हो। और उसके बाद यह घटना होती है 11 दिसंबर 1994 को कांग्रेस की सरकार गिर जाती है। 11 दिसंबर 1994 को कांग्रेस की सरकार गिर गई, वीरप्पा मोइली की सरकार गिर गई और 11 दिसंबर 1994 को जनता दल सेक्युलर के नए वो मुख्यमंत्री बनते हैं कर्नाटक के अंदर, जिनको हम एचडी देवगौड़ा के नाम से जानते हैं। तो 11 दिसंबर 1994 को जब सरकार गिर गई थी, मोइली की कांग्रेस सरकार गिर गई थी, तो जनता दल सेक्युलर पार्टी के मुख्यमंत्री बनते हैं एचडी देवगौड़ा। और फिर एचडी देवगौड़ा ने एक ऑर्डर निकाला 14 फरवरी 1995 को, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन 1995 में, 14 फरवरी 1995 को इन्होंने एक ऑर्डर जारी किया और इन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण दिया गया जा चुका है। तो इन्होंने मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण दे दिया था 1995 में और यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए कि हमने 50% से ज्यादा आरक्षण की सीमा को क्रॉस नहीं किया है। आप सभी को पता है कि एक फेमस केस आया था 1992 में, इंदिरा साहनी केस, और उसने यह कहा था कि भाई नौकरियों के अंदर आरक्षण की लिमिट 50% से ज्यादा क्रॉस ना हो पाए, तो 50% की सीमा को मानते हुए 4% रिजर्वेशन मुस्लिम समुदाय को यहां पर ओबीसी कैटेगरी की 2B कैटेगरी में दे दिया गया था। और इन्होंने यह भी हवाला दिया कि यह रिजर्वेशन मैंने नहीं दिया है, ये जो भी चिन्नप्पा रेड्डी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी कि भाई मुस्लिम समुदाय को 4% रिजर्वेशन दे देना चाहिए, उस आधार पर हमने ये रिजर्वेशन दिया है। तो एचडी देवगौड़ा सरकार ने 1995 में यह रिजर्वेशन 4% मुस्लिम समुदाय को दिया था, तभी से यह लागू है। तो 2019 की अगर मैं बात करूं तो 2019 में जो कर्नाटक राज्य है वहां पर कुछ इस प्रकार रिजर्वेशन है, जो बार बार मैं 2B कैटेगरी बोल रहा था। देखो ओबीसी की ये कैटेगरी बना रखी गई है, ये ओबीसी की कैटेगरी है, नीचे एससी का आरक्षण है, एसटी का आरक्षण है, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है। तो कैटेगरी 1 में 4% ओबीसी में बैकवर्ड क्लास को दे रखा है, कैटेगरी 2A के अंदर 15% ओबीसी कैटेगरी को दे रखा है और कैटेगरी 2B में 4% मुस्लिम समुदाय को दे रखा है। कैटेगरी 3A में 4% लोकालिंगा और बालीजात को दे रखा है। कैटेगरी 3B में 5% लिंगायत, मराठा और क्रिश्चियन को दे रखा है। तो हमें मतलब है इससे कि ओबीसी की कैटेगरी 2B के अंदर 4% मुस्लिमों को रिजर्वेशन दे रखा है। तो ये जो आपको रिजर्वेशन दिखाई देता है कर्नाटक सरकार का रिजर्वेशन है 2019 में। फिर 2019 में कांग्रेस की सरकार चली जाती है और बीजेपी की सरकार आ जाती है, और बीजेपी की सरकार आती है तो फिर मुख्यमंत्री बनते हैं बीजेपी के BS येदियुरप्पा। और फिर बीजेपी ने कुछ वादा किया कि ये जो कर्नाटक के अंदर मुस्लिम समुदाय को 4% रिजर्वेशन दे रखा है, हम इसको हटाएंगे, कुछ चेंजेस करेंगे। तो अभी मैं आपको बता रहा था जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 2019 में, तब तक आरक्षण कुछ ऐसा था कि ओबीसी, ये ओबीसी की सारी कैटेगरी है, ओबीसी की 2B कैटेगरी में मुस्लिम को 4% रिजर्वेशन दे रखा है। और 2019 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट कर्नाटक में आ गई तो उसने एक नया प्रपोजल रखा, एक नया प्रस्ताव रखा कि हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि मुस्लिमों को जो 4% रिजर्वेशन दे रखा है ना, इसको हटाएंगे और इसमें से 2% रिजर्वेशन इसको बढ़ाएंगे। ये जो लोकायुक्त और बालीजात इनको 4% है, इनको 4% और 2% यहां से लेके 6% इसको कर देंगे। और ये जो कैटेगरी 3B है, लिंगायत, मराठा और क्रिश्चियन, इनको 5% है, इनको 5 में 2 और जोड़ेंगे और 7% कर देंगे। तो जो मुस्लिम समुदाय है उसको तो हम रिजर्वेशन एंड कर देंगे, 4% रिजर्वेशन हटा देंगे। इस 4% रिजर्वेशन को हम बांट देंगे, 2% इसको बढ़ा देंगे, 2% इसको बढ़ा देंगे, 2% इसको बढ़ा देंगे। तो लोकालिंगा को 2% बढ़ाकर 4 का 6% कर देंगे। और ये जो लिंगायत है, मराठा, क्रिश्चियन है, इनको 5% से बढ़ाकर 7% कर देंगे। इसीलिए सिद्धारमैया ने पलटवार किया और सिद्धारमैया ने यह कहा कि इसके लिए एचडी देवगौड़ा जिम्मेदार है। आज से 29 साल पहले एचडी देवगौड़ा 1995 में ही
ओबीसी को मुस्लिम समुदाय को ओबीसी कैटेगरी में 4% का आरक्षण दिया जा चुका है। और ये अकेला कर्नाटक राज्य नहीं है, नीचे के जो साउथ के 5 स्टेट है वहां पर मुस्लिम समुदाय को ओबीसी कैटेगरी में डालकर, पिछड़े वर्ग में डालकर, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड मानकर इनको रिजर्वेशन दिया जा चुका है और इन 5 राज्यों में इनको ओबीसी कैटेगरी में रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो ये तो चुनावी माहौल है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसलिए सियासत गर्मा गई है, वरना मुद्दा तो कोई एक्चुअल में था नहीं है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।